नमस्कार शिक्षक साथियों, मैं संतोष सिंह बघेल। उम्मीद है आपकी दिवाली अच्छी बीती होगी और आगे भी आप निश्चिंत रहिए, सकारात्मक रहिए। हम बिल्कुल अपनी इस समस्या से निजात पाएंगे। अभी मैंने कुछ पोस्ट देखी, वायरल हो रही है अभी फ़िलहाल। तो कुछ ऐसे ब्लॉगर हैं, कुछ तथाकथित ऐसे यूट्यूबर हैं, कुछ ऐसे फेसबुक ऐसे पोस्ट आए हैं कि वो इस तरह से जल्दी में हैं, जिनके लिए अब एक अंग्रेजी में कहावत है कि रश द बस वेयर एवर इट लीड्स, मतलब बस पकड़ लो चाहे जहाँ भी जा रही हो बिना पूछे। तो इतनी जल्दी में वो हैं कि बिना किसी तथ्य की जानकारी के कोई भी अगर खबर आ रही है तो उसको पोस्ट कर दे रहे हैं, बिना ये जाने कि इसका क्या इंटरप्रिटेशन हो सकता है, ये चीज़ें कितनी रेलिवेंट हैं, इन चीज़ों का क्या अर्थ है, ये किस तरह से जुड़ा हुआ है मामले से। कोई मतलब नहीं है, उनको अपना व्यू बढ़ाना है, लाइक बढ़ाना है, शेयर बढ़ाना है। हमारा तो प्रयास ये रहता है कि आप तक सटीक जानकारी पहुँचे, सही जानकारी पहुँचे, तथ्यपरक जानकारी पहुँचे और अपडेट चीज़ें पहुँचे। और हम कभी आप वो देखिए आते हैं पोस्ट में तो पहले यही कहते हैं कि हमारी प्रोफाइल पे आइए, हमको सब्सक्राइब करिए, हमारा शेयर करिए। लेकिन हमारा प्रयास ये रहता है कि हमारे शिक्षक साथी को सही सूचना मिले, सही जानकारी मिले, तथ्यपरक जानकारी मिले और किसी भी तरीके से दिग्भ्रमित करने वाली सूचनाओं से वो बचे रहें। तो अभी एक पोस्ट मैंने पढ़ा तो उसमें कोई आरटीआई है, उसमें कोई मानवेंद्र सिंह जी हैं, वो राइट टू इन्फॉर्मेशन में जो प्रथम अपीलीय अधिकारी हैं एनसीटीई के, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन जयपुर। तो वहाँ के प्रथम अपीलीय अधिकारी, जन सूचना अधिकारी से उन्होंने 5 बिंदुओं पर उनसे कुछ पूछा है और उनमें यही है कि आरटी एक्ट कब लागू हुआ, आरटी एक्ट से कितने राज्य आच्छादित हैं, और जो 5वां प्रश्न है जिसको लेकर उन्होंने फोकस किया, एम्फेसाइज किया है कि ये उनका जो टैग लाइन है उस पोस्ट पे वो यही है कि एनसीटीई ने पल्ला झाड़ा। तो मुझे बहुत हंसी आई कि उसमें 5वां प्रश्न यही है उनसे कि 2009 आरटी एक्ट लागू होने के पहले के नियुक्त शिक्षक क्या टीटी टेट अनिवार्य जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है क्या उससे वो मुक्त है। तो उसमें उनका जो माननीय जन सूचना अधिकारी हैं ओएनसीटी के, उनका यही स्टेटमेंट है कि इस संबंध में कोई भी स्पष्टीकरण देने की अनुमति नहीं है। अच्छा ये बताइए, इसमें कुछ नकारात्मक है? जब मामला विधिक प्रक्रियाधीन है, जब हमारा माननीय सुप्रीम कोर्ट है, डबल बेंच ने निर्णय दिया है, पुनर्विचार याचिका, उसके कॉन्सिक्वेंस में पुनर्विचार याचिका जो रिव्यू पिटीशन दाखिल हुई है वो अगला चरण है। और उसमें अगर हमारे प्रथम अपीलीय अधिकारी जन सूचना अधिकारी ही जो है अगर जाके इस तरह से आरटीआई में ही सारी बातें कर देंगे, रिवील कर देंगे, बात कर देंगे, तो फिर इन प्रक्रियाओं का क्या अर्थ है? भाई कुछ भी होता है, सारी चीज़ें, सारे टेस्टिमोनियल, सारे एफिडेविट एक प्रोसेस के तहत सबमिशन होते हैं, एक प्रोसेस की तरह जमा होते हैं। इस तरह से नहीं है कि सड़क चलते भी आप जो है कि किसी को बता दीजिए कि भैया मैं कोर्ट में जा रहा हूँ, यही मुझे बोलना है, फिर क्या मतलब रह जाएगा। आम बजट भी पेश होता है तो भाई बजट का जब टाइम होता है 11 बजे, तब ना वित्त मंत्री पेश करते हैं कि वो वित्त सचिव पहले से रिवील कर देते हैं कि भैया ये है और आप लोग जो है वो जान जाइए, कल को हो सकता है इसी सेक्टर में आपको हम लोग छूट देने वाले हैं। तब तो ये इनसाइड जिसको कहते हैं, सेबी एक एजेंसी है शेयर मार्केट में, सेबी, वो यही जांच करती है कि इनसाइड ट्रेडिंग क्या होती है। तो शेयर इसी तरीके से अगर वित्त मंत्रालय इन बिंदुओं पर अगर पहले रिवील कर दे तो उस दिन शेयर मार्केट में कुछ भी मैनिपुलेशन हो सकता है। भाई साहब आप कुछ भी पोस्ट डालें, पहले समझिए, फुटबॉल से खेलिए, वॉलीबॉल से खेलिए, लेकिन 25 लाख शिक्षकों की संवेदनाओं से मत खेलिए। ये मामला बहुत ही गंभीर है और यह मामला रेट्रोस्पेक्टिव डिसीजन जो आया है उसके लिए एक प्रोसेस चल रहा है। वो हमारे राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने साफ शब्दों में कहा है कि इसके लिए जो भी अनुकूल होगा हम करेंगे और उस पर वो अपने स्टैंड पे हैं। अभी आरटीआई से वो आपको जवाब दे देंगे तो फिर सारी बातें, तो फिर क्या मतलब है, फिर कोर्ट की प्रक्रिया का क्या मतलब है, कोर्ट के वो डेट देने का कि हम ये प्रक्रिया सुनेंगे, क्या मतलब है फिर सारी चीज़ों का, सारे स्टेट्स को पुनर्विचार याचिका वो योगी जी हमारे एनसीटी से ही पूछ लेते। तो एक प्रोसेस बना है, आपको साबित करने के लिए भी कि आप सही हैं, आपको एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। यू हैव टू गेट थ्रू द रियल प्रोसेस, है ना। तो आप ये चीज़ें नहीं है कि कोई भी चीज़ हाथ में आप जो है कि कुछ भी कर रहे हैं कि बस चलिए 1 घंटे में हम ये चीज़ अभी पता कर ले रहे हैं और कुछ भी आप डाल देंगे। तो भाई साहब मेरा आपसे अनुरोध है कि इस तरह के कुछ भी अपना व्यू, अपने लाइक बढ़ाने के चक्कर में इस तरह के तथ्यपरक जब तक जानकारी ना हो किसी पोस्ट को शेयर मत करें।
और मैं आपको बताना चाहूँगा कि एनसीटी का जवाब यही है कि अभी अनुमति नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो प्रक्रिया जब आएगी तभी वो दिया जाएगा, वो रिव्यू में ही वो जवाब देंगे। और वो जो पूरे पेपर होते हैं एफिडेविट, हलफनामा, हाँ, तो जो हलफनामा है वो हमारे वकील साहब एनसीटी जो सॉलिसिटर जनरल होते हैं वैसे रिवील नहीं करते हैं कि ये हमको क्या देना है, कैसे देना है। वो जिस डेट को रिव्यू की सुनवाई होगी, माननीय कोर्ट सुनवाई करेगा, सारे राज्यों से सारे मामले क्लब अप होंगे, सारे संगठन से जो भी पड़े क्लब अप होंगे, उसकी एक प्रक्रिया होती है, उसके अधीन होता है। तो इसलिए इस तरह की खबरों से आप बचिए और इंटरप्रिटेशन करिए, पहले सोचिए कि ये किस तरह की खबर, पहले आप उसको जांचिए परखिए और आप अच्छे से समझ लीजिए कि यह जो मामला है उसमें हमारे लिए बिल्कुल अनुकूल आदेश आएगा। उसमें अगर माननीय कोर्ट ये जान रहा है कुछ भी चीज़ें जनरलाइज हुई हैं तो वो प्रक्रिया अधीन हमारे अनुकूल बिल्कुल आएंगी। एक चीज़ मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि वकील साहब से जो बात हुई उस समय, उसमें यही है कि आरटी एक्ट लागू होने के पहले एक नोटिफिकेशन होता है, भर्तियों की नियमावली होती है। तो 2011 29 जुलाई 2011 के पहले जितनी भर्तियां हुई हैं 2001 के बेसिक शिक्षा नियमावली से हुई हैं। तो जाहिर सी बात है उसमें उसके पहले की जितनी भर्तियां हैं वो सभी 2001 के बेसिक शिक्षा नियमावली से आच्छादित हैं। उसमें आरटी एक्ट के लागू होने के पहले निश्चित रूप से छूट मिलनी। तो ऐसे खबरों से आप सावधान रहिए, तसल्ली में रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा मामला बिल्कुल सही रास्ते पे है और हमको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और आप सकारात्मक रहिए, ये एक दो लोगों का नहीं विषय, ये पूरे पैन इंडिया का मामला है। तो किसी भी खबर को जांचिए, परखिए और तब उस पर विश्वास करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।